हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम मैथ्यू आर्नल्ड की लाइफ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। मैथ्यू आर्नोल्ड बेसिकली एक विक्टोरियन पोएट हैं और इन्हें सेज राइटर के रूप में भी जाना जाता है। मैथ्यू आर्नोल्ड ही हैं जिन्होंने टच स्टोन मेथड को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। मैथ्यू आर्नल्ड इज नोन एज एन इंग्लिश पोएट एंड कल्चरल क्रिटिक। मैथ्यू आर्नल्ड को इंग्लिश पोएट और कल्चरल क्रिटिक के रूप में जाना जाता है। पहले तो ये इंग्लिश पोएट थे एंड लेटर बिकेम कल्चरल क्रिटिक। मैथ्यू आर्नोल्ड का जन्म 24 दिसंबर 1822 को लेलहम में होता है, लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड में। और जिस साल में मैथ्यू आर्नोल्ड का जन्म होता है उसी साल पीबी शेली की मृत्यु हो जाती है आयरिश सी में डूब करके। दैट मीन्स कि मैथ्यू आर्नोल्ड वॉज born in 1822. In the same year, P.B. Shelley was drowned in the Irish Sea. मैथ्यू आर्नल्ड का मृत्यु होता है हार्ट फेल्योर से 15 अप्रैल 1888 को लिवरपूल इंग्लैंड में। इन द सेम ईयर दैट मीन्स कि 1888 ही में टी.एस. इलियट वॉज बॉर्न। तो जिस साल मैथ्यू आर्नोल्ड की मृत्यु होती है उसी साल टी.एस. इलियट का जन्म होता है। मैथ्यू आर्नोल्ड इज कॉल्ड द थर्ड ग्रेट विक्टोरियन पोएट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट है। मैथ्यू आर्नोल्ड को थर्ड ग्रेट विक्टोरियन पोएट कहा जाता है, जबकि फर्स्ट ग्रेट विक्टोरियन पोएट कहा जाता है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को, और सेकंड ग्रेट विक्टोरियन पोएट कहा जाता है रॉबर्ट ब्राउनिंग को। ही हैज बीन कैरेक्टराइज्ड एज अ सेज राइटर। मैथ्यू आर्नोल्ड को सेज राइटर के रूप में भी जाना जाता है। सेज राइटर क्या होते हैं? वन हु चेस्टाइजेस एंड इंस्ट्रक्ट्स रीडर्स ऑन कंटेम्प्रेरी सोशल इशूज। एक ऐसा राइटर जो अपने रीडर्स को उस समय के सोशल इशूज पर सोचने के लिए मजबूर कर दे, उसे हम कहते हैं सेज राइटर। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेज राइटिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन होलोवेज बुक। और ये जो सेज राइटिंग का कॉन्सेप्ट था, ये जॉन होलोवेज की एक बुक है द विक्टोरियन एज, इसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इसमें इन्होंने मेंशन किया था, और ये आई थी 1952 में। कुछ फेमस सेज राइटर्स के नाम हैं, जैसे कि फर्स्ट है मैथ्यू आर्नोल्ड, सेकंड है थॉमस कार्लिली, नेक्स्ट है जॉन रस्किन और हेनरी डेविड थोरियो। ये कुछ फेमस राइटर्स हैं जिनका नाम सेज राइटर्स में आता है। जॉन केबलर मैथ्यू आर्नोल्ड के गॉडफादर थे, राइट। जॉन केबल मैथ्यू आर्नोल्ड के गॉडफादर थे। इनके फादर का नाम, मैथ्यू आर्नोल्ड के फादर का नाम थॉमस आर्नोल्ड होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है फादर का नाम क्या होता है। और इन्हें हेड मास्टर अपॉइंट किया गया था रग्बी स्कूल की। कब अपॉइंट किया गया था? 1828 में। मीन्स 1828 में मैथ्यू आर्नोल्ड के फादर थॉमस आर्नोल्ड को हेड मास्टर के रूप में अपॉइंट किया जाता है रग्बी स्कूल में। इनकी मदर का नाम होता है मैरी पेनरोज आर्नोल्ड। किसकी? मैथ्यू आर्नोल्ड की मदर का नाम होता है मैरी पेनरोज आर्नोल्ड। आर्नोल्ड वॉज फर्स्ट एजुकेटेड एज हिज अंकल्स स्कूल। सबसे पहले इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वो इनके अंकल के स्कूल पे होती है। और 14 साल की एज में मैथ्यू आर्नोल्ड ज्वाइन करते हैं विंचेस्टर स्कूल। विंचेस्टर स्कूल कब ज्वाइन करते हैं? 14 साल की एज में ज्वाइन करते हैं। और उसके बाद में इन्हें एडमिट किया जाता है रग्बी स्कूल में। जब इनको रग्बी स्कूल में एडमिट किया जाता है उस समय तक इनके पिताजी वहाँ के हेड मास्टर हो चुके होते हैं। तो जब इनका एंट्री होता है रग्बी स्कूल में तो उस समय इनके फादर वहाँ पे हेड मास्टर के रूप में काम कर रहे होते हैं। इन 1848 आर्नोल्ड वॉज एडमिटेड टू बलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड। और 1841 में मैथ्यू आर्नोल्ड को बलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में प्रवेश कराया जाता है, उनकी एंट्री कराई जाती है। ही वॉज अ क्लासिकल स्कॉलर एंड सून ही प्रूव्ड हिज एबिलिटी इन क्लासिक्स। ये एक क्लासिकल स्कॉलर होते हैं और जल्द ही अपनी एबिलिटी को, अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को प्रूव कर देते हैं क्लासिक्स में। एंड वॉज अवार्डेड प्राइज फॉर पोएट्री कंपोजिशंस। इनको पोएट्री लिखने के लिए प्राइजेस भी दिए जाते हैं। एंड देयर ही मेट आर्थर होक्लोफ। और वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है आर्थर होक्लोफ से।
इन 1851 ही मैरिड फ्रांसिस लूसी, और 1851 में ये शादी करते हैं फ्रांसिस लूसी से, जो कि डॉटर होती है सर विलियम वाइटमैन। किसकी डॉटर होती है? सर विलियम वाइटमैन की डॉटर होती है। और सर विलियम वाइटमैन जस्टिस होते हैं क्वींस बेंच के। क्वींस बेंच के ये जस्टिस होते हैं सर विलियम वाइटमैन। इन्होंने टच स्टोन मेथड को इंट्रोड्यूस किया था। किसने? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। दिस टर्म वाज क्वाइंड बाय मैथ्यू आर्नोल्ड इन हिज एसे, और इस टर्म को इन्होंने अपने एसे में यूज किया था। इनके एसे का नाम है द स्टडी ऑफ पोएट्री। तो द स्टडी ऑफ पोएट्री ही में मैथ्यू आर्नोल्ड ने टच स्टोन मेथड को इंट्रोड्यूस किया था। ये किस टाइप का मेथड है? बेसिकली इट इज अ कंपैरेटिव मेथड। आपके एग्जाम में पूछा गया है कि ये कौन सा मेथड है, तो इट इज अ कंपैरेटिव मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का ये कंपैरेटिव मेथड है, यानी कि इसमें कंपेयर किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड के अनुसार, यानी इसमें होता क्या है, इन ऑर्डर टू जज ऑफ पोएट्स वर्क प्रॉपरली, किसी भी पोएट के वर्क को प्रॉपर तरीके से जज करने के लिए अ क्रिटिक शुड कंपेयर इट टू पैसेज, एक क्रिटिक को एक पैसेज को कंपेयर करना चाहिए टेकन फ्रॉम वर्क्स ऑफ ग्रेट मास्टर ऑफ पोएट्री, यानी कि उसके वर्क को कंपेयर करते समय उससे एक पैसेज लेना चाहिए जिससे कंपेयर करना चाहता है उसका, और उसे कंपेयर करना चाहिए किसी बड़े राइटर के वर्क से, जैसे शेक्सपियर हो गया, या फिर जॉन डन हो गया, या होमर हो गया, इन सबसे, या जैसे जॉन मिल्टन हो गया, वर्ड्सवर्थ हो गया। तो इन जैसे बड़े राइटर्स के वर्क से कंपेयर करना चाहिए। ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने बताया था इस मेथड में। आर्नोल्ड इज रिगार्डेड एज अ क्लासिकल क्रिटिक, और इन्हें क्लासिकल क्रिटिक के रूप में जाना जाता है। किसे? मैथ्यू आर्नोल्ड के। इन 1843 ही गॉट न्यूडिगेट प्राइज फॉर क्रॉमवेल पोएम। इनकी एक पोएम है जिसका नाम है क्रॉमवेल, और उस पोएम के लिए इन्हें 1843 में न्यूडिगेट प्राइज दिया गया था। कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को डिस्कस कर लेते हैं। द स्टेड रेवलर, द स्टेड रेवलर इनकी एक पोएम है। ये बेसिकली इट वाज फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स। ये पोएम की इनकी फर्स्ट बुक होती है जो कि पब्लिश होती है 1849 में। ठीक है, पोएम की इनकी फर्स्ट बुक है जो पब्लिश होती है 1849 में। ये बेसिकली अनराइम्ड लिरिक पोएम होती है विद इरेगुलर मीटर्स। इसमें कोई रेगुलर मीटर का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला इनका वर्क है, सेकंड है इन मेमोरियल वर्सेस है, जो कि 1850 में पब्लिश होता है। और ये इनकी पोएम की, ये इनकी सेकंड पोएम होती है, और ये एक एलिजी होती है। एलिजी किसके लिए लिखे थे? ये किसकी मृत्यु पर इसको लिखा गया था? तो रिटन ऑन द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ के डेथ पर, बायरन और गोएथे के डेथ पर इसको लिखा गया था, जबकि ज़्यादातर इस पोएम को डिस्क्राइब किया गया है वर्ड्सवर्थ के डेथ पर। अगला इंपॉर्टेंट वर्क है एम्पेडोकल्स ऑन एटना एंड अदर पोएम्स। ये बेसिकली एक ड्रामेटिक पोएम है जो कि पब्लिश हुआ था 1852 में पब्लिश हुआ था, और ये एक ड्रामेटिक पोएम है। इसकी स्टोरी कुछ इस तरह होती है। इट इज़ बेस्ड ऑन द डेथ ऑफ ग्रीक फिलोसफर एंड स्टेट्स मैन एपिडोकल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है ये किस स्टोरी पर बेस्ड है, तो आप बताएंगे ये बेस्ड है एक ग्रीक फिलोसफर और स्टेटमैन्स की, एपिडोकल जिसका नाम है, ग्रीक फिलोसफर और स्टेट्समैन होता है, उसका नाम है एम्पीडोकल्स, और उसी की स्टोरी पर बेस्ड, यानी कि उसकी डेथ पर ही बेस्ड है। ही इज पोर्ट्रेड इन द पोएम एज अ मैन हु कैन नो लॉन्गर फील जॉय। इस पोएम में उसको इस तरह से दिखाया गया कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी खुशी को नहीं महसूस कर पाता है। ही कंसीडर्स हिमसेल्फ यूजलेस, वो अपने आप को बेकार समझता है। इंटेलेक्चुअली एज वेल एज पॉलिटिकली, दोनों तरीके से, इंटेलेक्चुअली भी अपने आप को बेकार समझता है और पॉलिटिकली भी बेकार समझता है। एंड प्लान्स टू कमिट सुसाइड बाय लीपिंग इनटू द क्रेटर ऑफ माउंट एटाना, और वो प्लानिंग करता है कि वो सुसाइड कर लेगा माउंट इटाना के क्रेटर में कूद करके। ज्वालामुखी जो होता है, तो ज्वालामुखी की जो मुंह होता है उसी को क्रेटर कहते हैं, तो उसी में कूद करके वो सुसाइड करने का डिसीजन लेता है। टू फ्रेंड्स ट्राई टू लिफ्ट हिज डिप्रेशन, दो लोग, उसके जो दो दोस्त होते हैं, वो उसको इस डिप्रेशन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। कन्विंस ही, उसे कन्विंस करते हैं। लाइफ इज वर्थ लिविंग, उससे बताते हैं कि जीवन है वो एक वर्थ लिविंग है, यानी कि उसको जिया जाना चाहिए सही तरीके से। बट ऑल देयर परसुएसिव स्किल्स फेल, लेकिन ये सारी उनकी कोशिशें नाकाम हो जाती है उसे समझाने में, और वो सुसाइड कर लेता है। तो इसी चीज़ को इस पोएम में बताया गया है। अगली पोएम है पोएम्स आती है, 4 नंबर का है पोएम्स इन न्यू एडिशन आता है। इसमें इनकी बहुत ही फेमस पोएम्स हैं, जिसमें से हमने दो पोएम्स को यहाँ पर मेंशन किया है। ये बेसिकली पब्लिश होता है 1853 में। इसकी बहुत ही फेमस पोएम है सोहराब एंड रुस्तम। सोहराब एंड रुस्तम बेसिकली एक नैरेटिव पोएम है विद अ स्ट्रॉन्ग ट्रेजिक थीम। ये जो पोएम है ये स्टोरी बताती है
फिरदौसी की शाहनामा, इसकी जो थीम होती है वो फिरदौसी की शाहनामा से ली गई, इंपॉर्टेंट है। फिरदौसी की शाहनामा से इसकी थीम ली गई है। और शाहनामा बेसिकली एक पर्शियन एपिक है। क्या है? शाहनामा एक पर्शियन एपिक है और उसी से इसकी थीम ली गई है। इसमें यह बताया गया है कि किस तरह से एक वॉरियर होता है जिसका नाम रुस्तम है। ये रुस्तम जो वॉरियर होता है, इसका एक बेटा होता है जो काफ़ी समय पहले खो जाता है, और उसके बाद में एक युद्ध में ये जो सोहराब होता है, रुस्तम होता है, और ये जो रुस्तम है वो फादर है, सोहराब वो बेटा है। तो रुस्तम का जो बेटा होता है वो काफ़ी समय पहले खो जाता है, और एक युद्ध में रुस्तम अपने बेटे को पहचान नहीं पाता है, उसे जान से मार देता है। इसमें अनोइंगली स्लीव हिज लॉन्ग लॉस्ट सन सोहराब इन अ सिंगल कॉम्बैट, उसको मार देता है। तो यही इसमें बताया गया है। इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही फेमस लाइन है, वो है ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन। ठीक है, ये जो है सोहराब एंड रुस्तम की बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी याद रखेंगे, एग्जाम में पूछी गई है। अगला इसमें जो है इंपॉर्टेंट पोएम है द स्कॉलर जिप्सी। स्कॉलर जिप्सी बेसिकली क्या होता है कि जिप्सी की माने वो ऐसा व्यक्ति होता है जो अपना एक घर एक जगह नहीं बनाता है बल्कि घूमता रहता है। तो ये बेस्ड ऑन द 17th सेंचुरी ऑक्सफोर्ड स्टोरी फाउंड इन जोसेफ ग्रैंडविल्स द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। जोसेफ ग्रैंडविल की एक बुक है जिसका नाम है द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, और उसी में इसको पाया जाता है, उसी पे बेस्ड है। ये 17th सेंचुरी के ऑक्सफोर्ड स्टोरी, बेस्ड ऑन अ 17th सेंचुरी ऑक्सफोर्ड स्टोरी, यानी कि 17th सेंचुरी पर बॉस बेस्ड है। ये एक ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट होता है, तो वो सारी चीज़ों को अनुभव करता है, उसके अनुभव पर बेस्ड है। और इसकी स्टोरी बेसिकली पाई गई किसमें? जोसेफ ग्रैंडविल से द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग में। जोसेफ ग्रैंडविल की बुक है एक, द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, उसी में पाई गई है। इसकी स्टोरी क्या होता है? इट टेल्स द स्टोरी ऑफ एन impoverished Oxford student who left his studies to join a band of gypsy। इसमें यह होता है कि एक जो ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट होता है वो यूनिवर्सिटी को छोड़ देता है और वो जिप्सीज का यानी कि बंजारों के झुंड को, बैंड को ज्वाइन कर लेता है, एंड सो इनग्रेशिएटेड हिमसेल्फ विद देम, और उनके साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाता है। दैट दे टोल्ड हिम मेनी ऑफ सीक्रेट्स ऑफ देयर ट्रेड। इसके बाद में वो अपने ट्रेड के बहुत सारी सीक्रेट इसको बता देते हैं। और जब ये व्यक्ति जो ऑक्सफोर्ड का जो स्टूडेंट होता है, जब इसको सारी उसके रहस्य पता चल जाता है, सीक्रेट सारा पता चल जाता है, ट्रेड के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, तो फिर ये इन्हें छोड़ करके चला आता है। तो यही इसकी स्टोरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि ये बेस्ड है 17th सेंचुरी ऑक्सफोर्ड स्टोरी पर, और ये स्टोरी कहाँ पाई जाती है? जोसेफ्स ग्रैंडविल के द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग में। ये पूछा गया एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। इसकी कुछ फेमस लाइन है, जैसे है दाउ हैडेस्ट वन एम वन बिजनेस वन डिजायर, ये इसी की लाइन है, द स्कॉलर जिप्सी की, इंपॉर्टेंट है। अगला वर्क है ऑन ट्रांसलेटिंग होमर। ये आता है 1861 में आता है। ये बेसिकली सीरीज है पब्लिक लेक्चर्स का एज अ प्रोफेसर ऑफ पोएट्री। तो ये बेसिकली क्या होता है? सीरीज होता है, सीरीज ऑफ पब्लिक लेक्चर्स का होता है। और ये जब काम कर रहे होते हैं, प्रोफेसर ऑफ पोएट्री के रूप में काम कर रहे होते हैं, तभी ये सारे लेक्चर देते हैं। आर्नोल्ड वॉज इलेक्टेड प्रोफेसर ऑफ पोएट्री एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1857। इनको 1857 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पोएट्री का प्रोफेसर चुना जाता है। ही वॉज द फर्स्ट इन दिस पोजीशन हु डिलीवर्ड इन इंग्लिश। और ये एक ऐसे पहले व्यक्ति होते जिन्होंने इंग्लिश में अपने लेक्चर को डिलीवर किया था, रादर देन लैटिन, लैटिन के बजाय। तो हमें क्या समझ आया? ऑन ट्रांसलेटिव होमर एक पब्लिक लेक्चर का सीरीज है जिसको मैथ्यू ऑर्नल्ड ने एक पोएट्री के प्रोफेसर के तौर में जब इन्हें चुना गया था या नियुक्त किया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1857 में, तब इन्होंने लेक्चर दिया था। और ये सारे लेक्चर इन्होंने इस पोजीशन पे होकर के इंग्लिश में पहली बार दिया था। इससे पहले जितने लोग थे उन्होंने लैटिन में दिया था। अगला हमारा वर्क है 6 नंबर का है, प्रीफेस टू पोएम्स। प्रीफेस टू पोएम्स ये पब्लिश होता है 1853 में, ये पब्लिश होता है, और ये क्रिटिकल वर्क है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये किस टाइप का वर्क है? क्रिटिकल वर्क है, प्रीफेस टू पोएम्स। अगला 7 नंबर का एसेज इन क्रिटिसिज्म, ये 1865 में, ये सीरीज बेसिकली एसेज इन क्रिटिसिज्म, पहली सीरीज आती है इनकी 1865 में, और सेकंड सीरीज आती है एसेज इन क्रिटिसिज्म की जो है 1888 में आती है। फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, इसमें एक इनका ऐसे है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम, जो कि 1865 यानी कि फर्स्ट वाली सीरीज में आता है। और दूसरा इसका जो है द स्टडी ऑफ पोएट्री, जिसमें इन्होंने टच स्टोन मेथड को इंट्रोड्यूस किया था, ये 88 में आता है, यानी कि सेकंड वाली सीरीज में आता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं।
जो स्टडी ऑफ सीरीज है, स्टडी ऑफ पोएट्री है, द स्टडी ऑफ पोएट्री है इसकी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। फर्स्ट है पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशंस फिक्स्ड बाय द लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी। ये किस में यूज किया गया है? एसेज इन क्रिटिसिज्म में यूज किया गया है, यानी कि द स्टडी ऑफ पोएट्री, इनका जो ऐसे उसमें यूज किया गया है। दूसरा फेमस लाइन है द फ्यूचर ऑफ पोएट्री इज इमेंस बिकॉज इन पोएट्री वेयर इट इज वर्दी ऑफ इट्स हाई डेस्टिनीज आवर रेस एज टाइम गोज ऑन विल फाइंड एन एवर श्योरर एंड श्योरर स्टे। और ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि स्टडी ऑफ पोएट्री में यूज की गई है। अगला वर्क है कल्चर एंड अनार्की का, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि 1867 से 68 के बीच में इसको लिखा गया था। ये बेसिकली इसका जो फुल टाइटल होता है वो है कल्चर एंड अनार्की एंड ऐसे इन पॉलिटिकल एंड सोशल क्रिटिसिज्म, इसका फुल टाइटल होता है। इसे पब्लिश किया गया था कॉर्नहिल मैगजीन में, ठीक है, कॉर्नहिल मैगजीन में इसको पब्लिश किया गया था और इसको होल बुक के रूप में, कंप्लीट बुक के रूप में पब्लिश किया गया था 1869 में। द प्रीफेस वॉज एडेड इन 1875, 1875 में इसमें प्रीफेस जोड़ा गया था। ये बेसिकली सीरीज है पीरियोडिकल एसेज का, किसका? पीरियोडिकल एसेज का ये सीरीज है और ये क्रिटिसिज्म है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्रिटिसिज्म है। इसमें कंट्राडिक्ट्स करता है कल्चर विद अनार्की, इट कंट्राडिक्ट्स कल्चर विद अनार्की। इसके 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट है कल्चर, सेकेंड है अनार्की, हेलेनिज्म, हाइब्रिज्म, स्वीटनेस, लाइट। कल्चर मीन्स होता है स्टडी ऑफ परफेक्शन, अनार्की मीन्स होता है गवर्नमेंट विदाउट रूल्स, हेलेनिज्म मीन्स होता है स्पिरिट ऑफ थॉट, हेब्रेज मीन्स होता है मॉरल एजुकेशन, स्वीटनेस मीन्स होता है ब्यूटी और लाइट मीन्स होता है इंटेलिजेंस। तो ये 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो इसमें यूज किए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि स्वीटनेस किस लिए यूज किया गया है, तो वो ब्यूटी के लिए यूज किया गया है। ही डिवाइड्स इंग्लिश सोसाइटी इनटू 3 क्लासेस, इन्होंने इंग्लिश सोसाइटी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया है और उन्हें यूज किया गया है बारबेरियन और फिलिस्टीन्स और पॉपुलस, ये 3 कैटेगरी उन्होंने डिवाइड किया है। बारबेरियन की मीन्स होता है अरिस्टोक्रेसी, फिलिस्टीन्स की मीन्स होता है मिडिल क्लास और पॉपुलस की मीन्स होता है वर्किंग क्लास। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया कि फिलिस्तीन्स के मतलब क्या होता है, तो मिडिल क्लास होता है। आगे ऐसा भी पूछा सकता है कि बारबेरियन की मतलब क्या होता है या पॉपुलस किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला है पॉइंट है थायरिसिस, इनकी जो है एक पास्टोरल एलिजी है जो कि पब्लिश होती है 1865 में आता है। इट वॉज रिटन टू कमेमोरेट हिज फ्रेंड द पोएट आर्थर ह्यूग क्लोफ। इनका जो फ्रेंड होता है जिससे इनकी मुलाकात होती है ऑक्सफोर्ड में, इनका एक फ्रेंड होता है, तो उसी की मृत्यु पर इस पोएम को ये लिखते हैं, उसी की याद में। हु डाइड इन नवंबर 1861, और इसकी मृत्यु हो जाती है 1861 में, केवल 42 साल की एज में। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है इनके फ्रेंड ऑर्थर ह्यूग क्लोफ को, तो इसी की याद में ये पोएम लिखते हैं 1865 में, जिसका नाम होता है थायसिस, और ये एक पास्टोरल एलिजी है। अगला पॉइंट है 13 नंबर का लिटरेचर एंड डॉगमा, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, 1873 में ये आता है और इसका सब टाइटल है एन एसे टूवर्ड्स अ बेटर एप्रीहेंशन ऑफ द बाइबल, इसका सब टाइटल है। ये एक रिलीजियस क्रिटिसिज्म है और इट इज प्ली फॉर लिबरलिटी इन रिलीजन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है कि क्या है, तो इट इज अ प्ली फॉर लिबरलिटी इन रिलीजन है। इनका अगला पॉइंट है पोएम है डॉवर बीच बेसिकली पब्लिश होता है, फर्स्ट ये पब्लिश होता है 1867 में और इनके न्यू पोएम्स के कलेक्शन में पब्लिश हुआ था। ये बेसिकली एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग बेसिकली क्या होता है कि एक स्पीकर होता है, वही बोलता रहता है और ऑडियंस बाकी सुनते रहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। मेलैंकोलिक पोएम है एक, ये अपनी उदासी की उसमें बता देते हैं, और पेसिमिस्टिक टोन है, टोन इसका कैसा है, पेसिमिस्टिक है, और ये एक मेलैंकोलिक पोएम है। इसकी थीम है लॉस ऑफ फेथ इन द विक्टोरियन एज, क्या है, लॉस ऑफ फेथ इन द विक्टोरियन एज इसकी थीम है। और इसकी फेमस लाइन है वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, क्या है, वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, ये इसकी थीम है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि जानना चाहिए, एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। फर्स्ट है लैक हाई सीरियसनेस। मैथ्यू आर्नोल्ड ने चौसर के बारे में कहा है कि चौसर लैक्स हाई सीरियसनेस, ठीक है, क्या बोला है कि चौसर के अंदर सीरियसनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। और ड्राइडन और पोप के बारे में मैथ्यू आर्नोल्ड ने बोला है कि दे आर प्रोज क्लासिक्स रादर देन पोएट्री क्लासिक्स, दे आर प्रोज क्लासिक्स, किसके बारे में बोला है, ड्राइडन और पोप के बारे में।
और शेले के बारे में बोल रहा है कि अ ब्यूटीफुल बट एन इफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वाइड ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। ये किसके बारे में बोला गया है? ये पीबी शेले के बारे में बोला गया है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट लाइन है। मैथ्यू ऑर्लन ने उसके विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बोला है कि वर्ड्सवर्थ इज नेक्स्ट टू शेक्सपियर एंड मिल्टन। किसके बारे में बोला है? वर्ड्सवर्थ के बारे में बोला है कि वर्ड्सवर्थ इज नेक्स्ट टू शेक्सपियर एंड मिल्टन। मैथ्यू ऑर्नल्ड ने कहा इस लाइन को, इंपॉर्टेंट है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि द बिजनेस ऑफ क्रिटिसिज्म ही सेज इज नीदर टू फाइंड फॉल्ट नॉर टू डिस्प्ले द क्रिटिक्स ऑन लर्निंग और इन्फ्लुएंस, इट इज टू नो द बेस्ट विच हैज बीन थॉट एंड सेड इन द वर्ल्ड। ये एसेज इन क्रिटिसिज्म में यूज की गई है लाइन, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछी गई है। दोबारा से रीड कर देते हैं। द बिजनेस ऑफ क्रिटिसिज्म ही सेज इज नीदर टू फाइंड फॉल्ट नॉर टू डिस्प्ले द क्रिटिक्स ऑन लर्निंग। यानी कि जो बिजनेस ऑफ क्रिटिसिज्म होता है वो कहते हैं कि ही सेज नीदर टू फाइंड फॉल्ट, ना तो हमें कमियां निकालना होता है, नॉट टू डिस्प्ले द क्रिटिक्स ऑन लर्निंग, ना ही क्रिटिक की ऑन लर्निंग को डिस्प्ले करना होता है, और इन्फ्लुएंस और उसके इन्फ्लुएंस को, इट इज टू नो द बेस्ट विच हैज बीन थॉट एंड सेड इन द वर्ल्ड। ये देखना होता है कि बेस्ट विच हैज बीन थॉट, सबसे अच्छा क्या चीज सोचा गया है और क्या चीज बताया गया है संसार में। और अगली लाइन है द ग्रेट लिटरेचर इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और ये भी एसेज इन क्रिटिसिज्म में यूज किया गया है। ऑल ग्रेट लिटरेचर इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। तो ये रही हमारी आज की वीडियो, हमें उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।